नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के विज्ञान विषय में हमारा ये पार्ट 3 धातु और अधातु चल रहा था। तो इसी पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है धातुओं के अयस्कों के नाम और सूत्र बताए थे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे अब जो बुक है साइंस की बुक के बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड की दृष्टि से, तो इनको मैं बताऊँगा। ठीक है, इस वीडियो में आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें था कि तन्यता व आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं करके, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया। ठीक है ना, तो एक बार और समझा देता हूँ इसको। ये पहला क्वेश्चन है, उसमें आघातवर्धनीयता व तन्यता किसे कहते हैं करके। तो जो धातुएं हथौड़े द्वारा पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित हो जाती है, आघातवर्धनीय कहलाती हैं। और धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहा जाता है। ठीक है, सोना व चांदी सर्वाधिक जो है आघातवर्धनीय धातुएं हैं। ये उदाहरण भी दिया गया है इसमें कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है करके। फिर जानते हैं तन्यता क्या होती करके। तो वे धातुएं जिससे अवयव पतले तार खींचे जा सकते हैं, यानी कि जिनके जो है खींच करके पतले तारों में रूप में इनको परिवर्तित किया जा सकता है, तो वे जो है तन्य कहलाती हैं। तथा धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। और इसमें भी जो है सोना व चांदी सर्वाधिक जो है तन्य और आघातवर्धनीय दोनों ही प्रकार से ये होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, अब इसमें 4 क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर द्रव होती है, ऐसी धातु का नाम लिखना है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसी धातु का नाम लिखना है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। और अगला ऊष्मा की कुचालक होती है। तो 4 क्वेश्चन इकट्ठे ही हैं, मैंने इनके बीच बीच में इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने धातुओं का उदाहरण देना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होती है वो है मरकरी। बाकी जो अन्य धातुएं होती हैं वो सारी कठोर होती हैं। ठीक है ना, ठोस अवस्था में होती हैं। और जैसे आपको पता है कि जो धातुएं वो बहुत कठोर होती हैं। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो हैं चाकू से जो है आसानी से काटी जा सकती हैं। ठीक है, ये कुछ अपवाद होता है धातुओं और अधातुओं में। ठीक है, तो जो धातु है, सोडियम धातु है जो, वो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन था ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। तो चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, फिर है ऊष्मा की कुचालक होती है, ऐसी धातु का नाम बताना है जो ऊष्मा की कुचालक। तो सीसा जो होता है, लेड, वो जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, बाकी तो जो धातुएं होती हैं अधिकांशतः वे ऊष्मा की सुचालक ही होती है। लेकिन जो लेड है, जो एक धातु है, धातु होने के बाद भी जो है क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, यानी कि जो सोडियम जो धातु है उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। तो सोडियम धातु का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। यदि वह धातु वायु के संपर्क में आती है तो तुरंत जो है आग पकड़ लेती है। अतः वायु से संपर्क हटाने के कारण सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। यानी जो सोडियम धातु है वो बहुत ज्वलनशील होती है, और उसका ज्वलनशील अधिक होने के कारण उसका ज्वलन ताप कम होता है। तो वह जो है वायु के संपर्क में आके तुरंत आग पकड़ लेती है। इस कारण से जो है उसको जो है केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में जो है डुबाकर रखा जाता है, जिससे कि वायु का संपर्क उससे ना हो। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया देनी है कि आयरन के साथ ये क्या क्रिया करता है करके, ये क्वेश्चन में था। ठीक है, भाप के साथ आयरन की क्रिया बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में ही, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया दर्शानी है। ठीक है, तो भाप के साथ आयरन यानी कि आयरन का सूत्र हुआ Fe। ठीक है, और भाप यानी कि क्या हुई, जल हुआ, यानी कि H2O। ठीक है, तो Fe की H2O से अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है, Fe3O4, यानी कि फेरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम, जिसको जंग भी कहा जाता है। ठीक है, और जो है इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन गैस होती है वो भी मुक्त होती है, यानी कि 4H2, यहाँ पे एरो का निशान लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है, तो हमने जब बैलेंस करते हैं इसको, तो Fe3O4 जब बना तो 3
इधर पे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है आयरन के अणु हैं, तो यहाँ भी 3 लिख लेंगे। ठीक है, O4 है तो 4 हम लोग स्टार्टिंग में लिख लेंगे H के। इससे क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के अणु हो जाते हैं। तो 4 यहाँ जो है डिवाइड हो गए, और 4 हमने हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इसके स्टार्टिंग में लगा दिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है 4s2 यानी कि 4 2 8 जो है आपके हाइड्रोजन हुए, तो 4 यहाँ हो गए, तो ये 2s2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4s2 नहीं होगा, ये होगा आपका 2h2। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 इधर और 4 इधर पे जो है हाइड्रोजन के जो है अणु संतुलित हो गए अब। ठीक है, अब अगली जो अभिक्रिया हमारी जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की। पहले तो हम कैल्शियम की देखते हैं, तो कैल्शियम का प्रतीक है Ca, और जल के साथ हो रही तो H2O। तो H2O के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जो कैल्शियम है इसके साथ मिक्स होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, और फिर क्या बचता है हमारा, जब हम 2H2O से संतुलित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो दोनों ही में से जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब दूसरा हम पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम का प्रतीक K होता है। ठीक है, उसकी जल के साथ अभिक्रिया यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया होती है तो बनेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको पढ़ते हैं या कहते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी। ठीक है, जब बैलेंस करते हैं इसको तो हाँ, जो है ये अभिक्रिया खाली इस तरह से थी। ठीक है, तो इसको जब बैलेंस करते हैं हम तो 2 स्टार्टिंग में इधर लगा लेते हैं, यानी कि पोटेशियम के 2 अणु हो गए, तो 2 अणु पोटेशियम के भी इस तरह बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इधर जल के भी यानी कि वाटर के भी H2O के भी हम 2 लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 जो है H हो जाते हैं, तो 2 इसके लिए यहाँ पे बैलेंस हो गए और 2 हाइड्रोजन के अणु के रूप में जो है बाहर निकल गए, यानी इस तरह से जो है रिएक्शन संतुलित हो गई। ठीक है, और इससे अगले जो क्वेश्चन है मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा।